दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया आपका स्वागत करता है। आज का सीटीपी का क्वेश्चन निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है और शिक्षिका के द्वारा किया गया कार्य क्या? ए, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। वन का ऑप्शन पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। ऑप्शन टू, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। ऑप्शन थ्री, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। और ऑप्शन फोर, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन और सही ऑप्शन थ्री ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। अगर शिक्षिका कुछ बच्चों से प्रश्नों का उत्तर पूछती है तो निस्संदेह यह समावेशी कक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए इसका ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है। अब आज क्वेश्चन नंबर 2। गुणज वैकल्य से जूझते छात्रों के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन फिर से सुने। गुणज वैकल्य से जूझते छात्रों के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन वन, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। ऑप्शन टू, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोज्यता उपलब्ध करवाना। ऑप्शन थ्री, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। ऑप्शन फोर, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो इसका जो आंसर होगा, चूंकि गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया से जूझते बच्चों के लिए विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोज्यता उपलब्ध करवाना बेहतर होगा। इसलिए इसका आंसर टू ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? फिर से क्वेश्चन सुने। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? तो इसका ऑप्शन वन, स्पर्शिक ग्लोब। ऑप्शन वन, स्पर्शिक ग्लोब। ऑप्शन टू, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। ऑप्शन थ्री, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन फोर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो इसको समझा जाए कि इसका जो आंसर होगा वो छोटे छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। चूँकि बच्चे दृष्टि बाधित हैं तो दृष्टि बाधिता वाले जो विद्यार्थी हैं वो छोटे छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ता की जरूरतों को पूरा करती है, जैसे पठन विकार से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुने। ऑप्शन वन, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन टू, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? एक कथन 1 अपसारी चिंतन, 2 अभिसारी चिंतन, 3 ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन, ऑप्शन 2 अभिसारी चिंतन, ऑप्शन 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन 4 नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ये कूट में दिया गया है, कूट में ऑप्शन, इसका कूट में ऑप्शन है। फिर सुन, ऑप्शन 1 में 1, 2 और 3, ऑप्शन 2 में 1, 2 और 4, ऑप्शन 3 में 1, 3, 4 और ऑप्शन 4 में 2, 3, 4। तो निश्चित रूप से अपसारी चिंतन तो होगा ही। अपसारी चिंतन के तहत बच्चे एक समस्या का अनेक समाधान ढूंढते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता तो होगा कि बच्चे जब तार्किक चिंतन करके समस्या का समाधान करेंगे और नए चीज़ को निर्माण करने की योग्यता भी सृजनात्मक बालक में होगी। यानी अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन उत्पादन की योग्यता, ये सभी सृजनात्मक बालक में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन 1 निगमनात्मक, ऑप्शन 2 आगमनात्मक, ऑप्शन 3 अनुकरणात्मक और ऑप्शन 4 प्रतिस्पर्धात्मक। तो इस क्वेश्चन को डिटेल से समझें। अध्यापिका सर्वप्रथम उदाहरण देती है और उदाहरण देकर बच्चों से उस उदाहरण पर नियम का निर्माण करने को कहती है। तो इस प्रकार उदाहरण से नियम या आगमनात्मक विधि का प्रयोग वो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से सुने। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, ऑप्शन 3 मापदंडों को पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, ऑप्शन 4 मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो ये ऑप्शन जो देखें, ऑप्शन 1 स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण बिल्कुल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में कठोर और अटल नियमों का निर्धारण सही नहीं है। विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार कहना, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 मापदंडों का पालन न करने वाले विद्यार्थियों को भर्त्सना, शिकायत, दंड, भर्त्सना करना भी
उचित नहीं है। इसलिए ऑप्शन 4 मापदंडों नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुनिए जो अन्य संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। 1 खेलकूद, 2 घर, 3 कक्षा कक्ष। ऑप्शन 1 में 1 और 2, ऑप्शन 2 में 2 और 3, ऑप्शन 3 में 1, 2 और 3, ऑप्शन 4 में 3। तो बच्चों को अधिगम हो पाता है, यह तीनों स्थान पर बच्चों को अधिगम होता है, खेलकूद में, घर में, कक्षा कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुने, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन 1 मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। ऑप्शन 4 हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। यह बिल्कुल नहीं होगा, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। एक ही प्रकार के चरण, एक ही प्रकार के स्टेप को हर समस्या के समाधान के लिए प्रयोग करना यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ऑप्शन 1 अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन 2 पाठ वस्तु को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन 3 कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4 कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? ऑप्शन 1 त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन 2 अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ऑप्शन 3 त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतराल की जानकारी देती है। ऑप्शन 4 अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इसका जो अवरोधक है वो अवरोधक अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, यह बिल्कुल अवरोधक का कार्य करेगी। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। ऑप्शन नंबर 2 नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। ऑप्शन 3 सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। और ऑप्शन 4 अपने व्यक्तिगत अभिरुचि एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसका जो आंसर है
वो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन 1 प्रतियोगिता और संज्ञान, ऑप्शन 2 संज्ञान और संवेग, ऑप्शन 3 आनुवंशिकता और निष्पादन, ऑप्शन 4 आनुवंशिकता और वातावरण। चूंकि कोविड के कारण तनाव उत्पन्न हुआ है, तनाव के कारण उसका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, इसलिए यह संज्ञान और संवेग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। ऑप्शन 1 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 2 सहपाठियों द्वारा निर्देशित, ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक केंद्रित और ऑप्शन 4 स्वनिर्देशित। तो अधिगम सार्थक और प्रभावशाली तभी होगा जब वह स्वयं निर्देशित हो। स्वयं निर्देशित होने से अधिगम बेहतर होगा। दोस्तों यह सीटेट 3 जनवरी 2022 में ये सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, देखते हैं और इससे बनाते हैं तो निस्संदेह सीटेट में आपकी सफलता तय है। थैंक यू।